ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस सेशन को सभी बच्चे अवश्य देखें। चलिए हम लोग श्रृंखला की बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है। श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण बराबर, जैसे हम लोग जानते हैं बेसिक तरीके से हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री। तो एक मिनट में बनेगा 360 बटे 6, तो 6 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि एक मिनट में सुई द्वारा बनेगा 6 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर दे रहा है 15 मिनट, यहाँ पे दे रहा है 15 मिनट। तो 15 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 90। यानी इसका मतलब हो यहाँ थीटा का वैल्यू आ गया 90। यहाँ पर थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 90। थीटा इक्वल टू हो गया 90। कैसे 90 हुआ? क्योंकि एक मिनट में बना कोण कितना है 6 डिग्री। तो यहाँ 15 मिनट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस 15 में 6 से, तो यहाँ आ जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो सुई की लंबाई होती है वह त्रिज्या होता है, यानी आर का वैल्यू हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लग जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 90, 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको घटाएंगे 4 ये 2 11 हो जाएगा 7 2 2 से 2, 11 में 4 से करेंगे, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो अब 11 में 14 से गुना करेंगे तो 44 154। यहाँ पर 154 आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 154 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर सूत्र पर डायरेक्ट आधारित है। सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम लोग देखें तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 51 पर। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को इस बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे पी आर एस 150 डिग्री तथा कोण पी क्यू आर 80 डिग्री है। तो क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे हम लोग, पी क्यू आर। कह रहा है कि क्यू आर को इस बिंदु तक बढ़ाया गया, क्यू आर को
इस बिंदु तक बढ़ाया गया, क्यू आर को इस बिंदु तक बढ़ाया गया जिसमें पी आर एस का वैल्यू, पी आर एस का वैल्यू, इस वाले एंगल को पी आर एस का वैल्यू कितना है 150। कह रहा है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है क्यू पी आर का वैल्यू क्या होगा, क्यू पी आर का, क्यू पी आर का इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बहिष कोण होता है यहाँ और ये 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री जब ये एंगल हो गया तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जब 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 80 है और यहाँ पर 30 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ये दोनों एंगल मिलकर कितना हो जाएंगे 110। त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला एंगल 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर प्रश्न है आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाला त्रिज्या खंड चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई तो क्या होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला जो प्रश्न हमारा है, इसको आप लोग 53 नंबर है, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर चल रहा है 54 पे। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें कह रहा है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है तो r मान लेंगे। क्षेत्रफल इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर रहे हैं तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। पाई आर का वैल्यू हो जाएगा 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है कि नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नए वृत्त कह रहा है तो नया वृत्त वाला ये हो गया तो 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है तो उनके क्षेत्रफल का 2:3 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, परिधि का अनुपात दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों वृत्त की परिधि, इसका मतलब यह हुआ कि 2 पाई r1 बटा 2 पाई r2। तो 2 पाई से 2 पाई r1 बटा r2 का वैल्यू कितना दिया है 2, r1 का वैल्यू 2, इसका 3 हो गया। तो कह रहे क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, इसका मतलब ये हो गया आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डायरेक्टली सूत्र पदार्थ सवाल आपको दिख रहा है कि जैसे हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर जैसे 9 कॉमन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 9 कॉमन करेंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा।
तो इसका वैल्यू चूंकि 1 होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है, तो इसके नए क्षेत्रफल क्या होगा। नए क्षेत्रफल की बात किया गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, 16 गुना होगा, 8 गुना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निशान इतना 4,7, 0,5 और 5,3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक। चलिए हम समझते हैं सवाल को। यहाँ पर कह रहा है कि ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब इसका निर्देशांक दिया है, जैसे दिया है यहाँ पर 4,7, यहाँ पर दिया है 0,5 और यहाँ पर दिया है 3,5,3 दिया है। तो इसके केंद्रक का निशान निकालने का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। चलिए हम चलते हैं, यहाँ x1 की बात करें तो 4 हो जाएगा, प्लस x2 की बात करें तो 0 हो जाएगा, x3 की बात करें तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बट्टे में 3 आएगा। यहाँ पर करेंगे 5 4 9 9 बट्टे 3 x। y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर में होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ क्या होगा 7 प्लस 5 प्लस 3 बाई 3, ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15, कटेगा 5। तो हम लोग देख रहे हैं इसका यहाँ पर निर्देशांक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 है, 9 4 5 9 बटे 3। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा मिसमैच कर रहा है, 0। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन में, ओ ठीक यहाँ पे तो है ही, बढ़ जाएगा 3। तो 3,5 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -1, -2 किस पाद में स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको समझते हैं। जैसे ऐसे हमारा होता है, तो ये होता है आपका फर्स्ट, ये होता है आपका सेकंड, और ये होता है थर्ड। तो थर्ड वाला में माइनस माइनस का चिन्ह रहता है, थर्ड वाला में माइनस माइनस का, फर्स्ट वाला में प्लस प्लस का, फर्स्ट वाला में प्लस प्लस का। उस हिसाब से देखें हम लोग, तो इसका हो जाएगा थर्ड, तृतीय। ये तृतीय पाद में स्थित होगा, -1, -2 जो है तृतीय पाद में स्थित होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निशान 4,-5 और मध्य बिंदु इतना हो, तो दूसरे छोर का निशान। काफी इजी प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निशान कीजिए, मान लीजिए कि रेखाखंड है, यहाँ पर ए डाल देते हैं और यहाँ पर बी डाल देते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निशान, मान लीजिए किसका निशान क्या है, 4,-5, क्या है 4,-5 है ना। कह रहा है इसके मध्य बिंदु का निशान, यहाँ पर मान लीजिए कि मध्य बिंदु सी मान लेते हैं, तो सी का निशान कितना है 0,0 इसका बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर होता है x1 प्लस x2/2।
एक्स का वैल्यू कितना दिया है 0, 0 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हम मान लीजिए कि इसका मान लेते हैं x, y। तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स बटा 2। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी तरह y हम लोग करें तो y करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग y करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, तो -5 प्लस वाई बटा 2 0 होगा, तो इसका आ जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर -4, एक्स का वैल्यू -4 और 5, -4 और 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या इसका आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि 0,0 मूल बिंदु हो और P के निशान -3, -4 हो तो Q की दूरी OP से क्या होगी। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ से प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु हो और P बिंदु के निशान -3, तो OP की दूरी क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। जैसे मान लीजिए कि इसका एक निशांक हो गया आपका 0,0, एक हो गया आपका 0,0, मूल बिंदु का निशान जो होता है 0,0 होता है, और एक दे रहा है -3, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र है। इसी पर डायरेक्टली बना लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो x2 का वैल्यू -3 होगा, -3 और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो -3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा आपका 25, इसका रूट निकालेंगे तो 5, यानी 5 इकाई होगा। इसका आंसर होगा 5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि एक अक्ष पर किसी बिंदु के निशान का रूप होता है। अब देखिए एक अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, एक अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका y 0 होता है, उसका y क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर x, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि ये x, 0 वाला है। बिंदु 10 sin 60 डिग्री, 0 और इतना के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 6 इकाई, 8 इकाई, 10 इकाई, 12 इकाई। तो इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 0,0, 1,2 x, y संरेखी हो तो x किसके बराबर होगा। x y के बराबर होगा कि 2x बराबर y होगा, x बराबर 2y होगा, ये 2x बराबर -y होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संरेखी बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। संरेखी बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो वाला उसी पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं इसका सूत्र क्या, जैसे देख रहे थे यहाँ पर कि ये बिंदु है 0,0, 1,2 और x, y संरेखी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। जो सूत्र हमारे पास होता है 1/2 x1 प्लस 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 +
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका ट्रिक है 23 31 12। 23 31 12 से आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब इसी को डायरेक्टली हम रख रहे हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कोई भी निशान x, y के रूप में रहता है। तो पहला वाला क्या हो गया आपका, पहला वाला जिसमें होगा सब वो x1 x2 और x3 होगा। सेकंड वाला y1 y2 y3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x1 का वैल्यू क्या है 0। तो जैसे 0 होगा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं तो 1 है, क्या है 1 है। x2 का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे। x2 का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1। फिर कह रहा है y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y3 का वैल्यू y है, y लिख देंगे। सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू 0 है, तो y1 का वैल्यू क्या रख देंगे 0। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्लस x3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, x3 का वैल्यू क्या है x यहाँ पर रख देंगे। y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू 0 है। माइनस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है आपका 2, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो 2 यहाँ पर ऐसे कर देंगे, x हो गया। और संरेखी है मतलब 0, इसको इधर लाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा y, ये 0, कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे x है, डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे माइनस 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी बचा माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0। अगर उधर ले जाते हैं हम लोग इधर तो y बराबर 2x। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, y बराबर 2x, तो y बराबर 2x है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, y इक्वल टू 2x। तो चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 66 है। जैसे कह रहा है कि 0,1 0,5 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसी पर रखेंगे और यहाँ से हम क्षेत्रफल आसानी से इसका निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि इसको भी आप लोग बना लीजिएगा इसी बेस के आधार पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, आयत में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग में कहें तो वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस y इक्वल टू 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। अब प्रतिच्छेदी होगी, समानांतर होगी क्या। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए सूत्र हमारा है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोग, तो a1 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा। a2 का वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 और c1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा 3 और b2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6 और c2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 12। तो हम अब अनुपात की तुलना करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है दिख रहा है हमको, a1 का वैल्यू दिख रहा है 2, तो a2 का वैल्यू हमारे पास क्या है तो 3 बराबर b1 का वैल्यू क्या है तो 4 और b2 का वैल्यू क्या है 6। फिर c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू है 10, c1 का वैल्यू 10 और c2 का 12।
यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, यहाँ ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन इसको करेंगे 5/6 तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए 3 कंडीशंस है, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी। तो ये हो ही नहीं सकता है। अब तीनों, जब तीनों बराबर होता है तो समपाती होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा, घन का यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दे दिया है। तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, हम सभी जानते हैं घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3a होता है। तो √3 यहाँ पर लिख सकते हैं। √3a का वैल्यू कितना दिया है? तो 8√3 दिया है, 8√3 दिया है। तो √3 से √3 कैंसिल, a का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किनारा कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक किनारा कितना है? 8 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था कि आयतन क्या है? तो घन का आयतन क्या होता है? a³। तो इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 8 जितना आता इसका मल्टीप्लाई उतना लिख देते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका प्रत्येक किनारा क्या है? देखिए, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो फूल ही लिया जाता है, फूल ही लिया जाता है, और वक्र कहा जाता है तो वक्र लिया जाता है। तो कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a², 6a² का वैल्यू कितना दिया है? 96। अब इसको कटाएंगे, 6 एकम 6 3 36 16 a² का वैल्यू कितना आ गया? 16, a का वैल्यू आएगा 4। अब प्रत्येक किनारा कह रहा है तो 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्वेश्चन है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अगर बात करें गोला का आयतन का, तो गोला का आयतन होता है 4/3πr³, 4/3πr³। अगर बात करें अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। ये सूत्र याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अर्धगोले के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो अर्धगोले के आयतन का अनुपात कहा है, यानी इसका मतलब यह है 2/3πr1³/2/3πr2 का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, r1 का क्यूब और r2 का क्यूब का वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है 27 और 64। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो ये 3 का होगा, ये 4 का होगा। यानी प्रश्न क्या कर रहा है? इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ साइड तो हम लोग इसका मतलब r तो निकाल लिए कि r क्या है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, 2πr² होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2π कॉमन है, r², तो 9 ये इसका करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9:16, 9:16 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकालेंगे तो वही इसका वैल्यू आएगा। तो आर का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 9:16 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, तो उसके आयतन का अनुपात निकालना है। अब इसमें त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, ऊंचाई का भी अनुपात दे दिया है, तो कह रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। अनुपात दिया है तो इसको ये कैंसिल कर देंगे, r इसको हम लोग 3x भी मान सकते हैं, इसको y भी मान सकते हैं। तो यहाँ का अनुपात है इसका 3:2 बेलन के त्रिज्या का।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x मान लिया अगर हम लोग, तो 3x करके भी बना सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। तो 3x का होल स्क्वायर इंटू h का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर 5 है। नॉर्मली इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच। इसका आर कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू इधर एच का अनुपात कितना दिया है 5, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू इधर एच कितना है 7, हो जाएगा आपका 9 इंटू 5, ये 4 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 45 अनुपात 28। ये ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू, जैसे कॉसेक के बदले में लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कारण यदि किसी शंकु में ऊंचाई h बराबर 12 मीटर, त्रिज्या इतना मीटर हो, तो ये ऊंचाई l का मान होगा। तो त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर क्या होता है, त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे r का वैल्यू कितना है हमारे पास, r का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस h का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जोड़ेंगे यहाँ पर हम लोग तो 5 4 9 4 2 6, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा। क्या आएगा 13। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 13, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 13। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर है और ऊंचाई भी है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। कह रहे लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, पाई ए स्क्वायर दिया है, पाई ए स्क्वायर दिया। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू हमको मिलेगा ए। आर किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई बी है, एच का वैल्यू क्या है बी दिया है, एच का वैल्यू क्या दिया है बी दिया है। तो कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई आर किसके बराबर, आर का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू बी, तो हो जाएगा आपका 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ है 2 पाई ए बी, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल के प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 हो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे। cos यहाँ पर दिया है cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो क्या करेंगे cos थीटा प्लस सेक थीटा के बदले 1 बाई cos थीटा इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बाई से मर करते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा है और सेक इसका मान निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब सेक के स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर चाहेंगे तो हम लोग कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4। तो रख कर निकाल लेंगे, रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसका हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 1 बाई, इस प्रकार देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो आसानी से हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 12/13। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h। तो b का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे p का वैल्यू। तो p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू होगा आपका ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144। इसमें से घटाएंगे 5 आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन की कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका h/p। h का वैल्यू क्या है हमारे पास, h का वैल्यू है 13 और p का वैल्यू क्या है 5। 13/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/5। इस तरह से ये सवाल इसी पर आधारित है, तो ये भी बन जाएगा आप लोगों से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, तो मीनार का ऊंचाई आपको दिया है 35 मीटर। कितना दिया है, 35 मीटर। और उन्नयन कोण की बात कितना किया है, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि छाया की मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। तो स्वाभाविक हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है p/h। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, tan 45। यहाँ लंब का वैल्यू कितना है 35। यहाँ पर p/b होता है। तो b का हम लोग वैल्यू निकालना है तो छाया की लंबाई होगा तो b, क्योंकि यहाँ पर b डाल दे रहे हैं हम लोग। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा 35/b। बाइसियम करेंगे तो b इक्वल टू हमको मिल जाएगा 35। इसका मतलब यह होगा कि 35 से होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया लंबाई के 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण, चलिए इसको फिगर से समझते हैं। फिगर से इस प्रश्न को हम समझते हैं। कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर छाया की लंबाई, माने ऊंचाई को हम लोग x मान लें। क्या मान लें, ऊंचाई को हम लोग x मान लें। तो कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की, तो छाया की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की कह रहा है, तो छाया की लंबाई x मान लेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, x/√3। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अगर tan का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं p/b होता है। तो tan थीटा इक्वल टू p/b। p का वैल्यू क्या है हमारे पास, x
बटा √3 और b का वैल्यू क्या है x। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक ऊपर जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको x बाई √3x, x से कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको 1/√3। तो tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसके मान को हम लोग समझते हैं, निकालेंगे कैसे। तो cos थीटा के बदले हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा माइनस यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, इधर सेक थीटा है तो इसके बदले लिख देंगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। और उसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन कॉस का एलसीएम होगा तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस से कॉस तो साइन बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग तो एक बार में कट गया, यहाँ से एक बार में कट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इसका वैल्यू 1, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, घटाएंगे तो इसका 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न काफी इजी है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसका मान रख करके सॉल्व कर देना है, बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ष में एक महीना में अध्यक्षा चुना जाता है, इसका औसत अप्रैल या जून होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसको भी आप लोग बना सकते हैं, प्रायिकता का प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका जा रहा है तो 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पासा को फेंकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक पासा को फेंकेंगे तो संभावित परिणाम होगा 1 2 3 4 5 6, ये संभावित परिणाम है इसका। तो कह रहा है 6 नहीं आने की प्रायिकता, 6 नहीं आने की प्रायिकता की बात कर रहा है। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता का मतलब हुआ कि आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, और टोटल परिणाम कितना है 6। तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, NE/NS होता है, NE/NS होता है, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम नीचे कितना है 6 है और ऊपर कितना है 5, तो 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि 4 सिक्कों की उछालने पर संभव परिणामों की संख्या, 4 सिक्कों को, तो इसका हो जाएगा आपका 4 सिक्कों को, 2 सिक्कों को उछालते हैं हम लोग, तो एक सिक्का को उछाला जाता है तो 2 परिणाम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 सिक्कों को उछाला जाएगा तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा।
चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि 4,5,6,7,7,5,4,5 का बहुलक क्या है। बहुलक में देखा क्या जाता है कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, कौन सबसे अधिक बार आया है। तो इसको बढ़ते क्रम में ही सजाएंगे और सजा कर देख लेंगे कि कौन सबसे अधिक बार आया, या ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कौन सबसे अधिक बार आया बहुलक कह रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार यहाँ पर 5 की काउंटिंग करें तो 1 2 3 बार आया है। 7 की काउंटिंग करें तो ये 2 बार आया। 6 से सबसे अधिक जो है यहाँ 4 2 बार ही आया, तो सबसे अधिक कौन आया, 5 आया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं आसानी से, तो बहुलक निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुलक में क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर कि 99 है क्वेश्चन नंबर। ये बोल रहा है कि 18 13 17 22 16 19 की माध्यिका क्या है। तो यहाँ हमको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना होगा, तब माध्यिका निकलेगा। चलिए हम लोग इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखा जाएगा। सबसे छोटा इसमें क्या है, तो 12 है, 12 है, तो 12 ले लिए। फिर क्या छोटा है, उससे छोटा 13 है, तो 13 ले लिए। फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा देख रहे हैं हम लोग कि 16 है, तो 16 को ले लिए। फिर उससे छोटा क्या है, तो उससे छोटा 17 है, तो 17 को ले लिए। फिर 18 और फिर 19, फिर 18 फिर 19। अब काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, माध्यिका। तो बीच में देखेंगे यहाँ से 2 और इधर से 2, तो बीच में ये 2 आ रहा है। तो माध्यिका निकालने में क्या होगा, 16 + 17 बटा 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 33 होगा। क्या होगा, 33, 33 बटा 2, 33 बटा 2 करेंगे तो 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ऑप्शन नंबर सी है, 16.5। इस तरह हम लोग जो है माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1,4,x,5y का माध्य 7 हो तो x और y में क्या संबंध है। x और y में संबंध की बात किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है योग बटा गिनती, योग बटा गिनती होता है। माध्य बराबर होता है योग बटा गिनती। माध्य का वैल्यू हमारे पास दिया है, कितना दिया है, तो 7। यहाँ पे लिख देंगे 7। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे 1 + 4 प्लस, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, x प्लस यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस y बटा। अब गिनेंगे इसको कि इसका नंबर कितना है। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख देंगे 5। अब जोड़ेंगे इसको 7 = यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 1 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो 10 प्लस x प्लस y बटा 5। अब LCM कर देंगे तो x प्लस y प्लस 10 = हो जाएगा आपका 35। x प्लस y का वैल्यू आपको आ जाएगा 35 माइनस 10, तो x प्लस y का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, x प्लस y = 25, इसको संतुष्ट करता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग इतने प्रश्न 100 नंबर प्रश्न तक कर लिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो है शॉर्ट आंसर टाइप का जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर।